नमस्कार साथियों, इस टीवी हिंदी एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन कुमार ईश्वर। लहासा की ओर का यह तीसरा भाग है। इसमें हम रचना और अभिव्यक्ति वाले खंड को लेने वाले हैं। एक प्रश्न हम भाषा अध्ययन का भी लेंगे। बाकी जो पाठ्येतर सक्रियता और शब्द संपदा वाला है वो उत्तर दिया हुआ है, उसको आप स्वयं करने का प्रयास करें। और कुल मिलाकर 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 14वें प्रश्न का हम उत्तर दे देंगे। बाकी सवाल विद्यार्थी के खुद के करने के लिए है, खुद करिए। और कहीं दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में उसका उत्तर दे देंगे। तो आइए एक करके शुरू करते हैं। 8वां प्रश्न, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में थे। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति के परिचित हर गांव में थे, यानी सुमति का स्वभाव बहुत ही मिलनशील था और सहनशील था। वो सबसे मिलता था, सबसे संबंध बना करके रखता था। इसके अलावा सुमति हर गांव में जाता था तो इसलिए उसको वहां की भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान था। इसके अलावा सुमति को गुस्सा भी आता है। एक बार आप देखिए कि लेखक जब लेट हो जाते हैं तो वो उन पे गुस्सा होता है। इससे ये भी पता चलता है कि सुमति समय का पाबंद व्यक्ति है। और एक और उसका जो दुर्गुण पता चलता है वो है कि वो लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह स्वार्थी है। वो पैसे के लिए क्या करता है कि एक बार जब लेखक ऑफर करते हैं पैसा तो उसके लिए भी वो मान जाता है। और जब अलग अलग गांव में जाता है और बोध गया से लाया हुआ उसका गंडा, जो एक ताबीज तरीके का होता है, जो पहना जाता है, खत्म हो जाता है तो साधारण कपड़े का गंडा बना करके उसको लोगों को देता है। तो लोगों को वो इस तरह से अंधविश्वास में डालता है, मूर्ख भी बनाता है। तो ये इसकी व्यक्तित्व के दोनों पक्ष हो गए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। उत्कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार कीजिए। मेरा भेष वैसा नहीं था। तो इससे जो धारणा बनती है कि इंसान को कभी भी जज करना है, कभी उसके बारे में आकलन करना है, तो कभी भी उसके कपड़े के आधार पर, उसके खान पान के आधार पर उसको जज नहीं करना चाहिए। सामान्यतः समाज में एक प्रवृत्ति होती है कि हमारे यहाँ अंदर एक शब्द होता है पूर्वाग्रह, जिसको अंग्रेजी में प्रिजुडिस कहते हैं। हम पहले से ही पूर्व धारणा बनाकर रखते हैं कि अमुक तरह का कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति, अमुक जाति का व्यक्ति, अमुक तरह का खान पान करने वाला या अमुक तरह की भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो है अमुक प्रकार का ही या इस प्रकार का ही होगा। जबकि वेशभूषा और कपड़ा कभी डिसाइड नहीं करता। नहीं तो आप देखिए कि सफेद पोष कपड़े पहनने वाले नेता हमेशा अच्छे काम करते नजर आते। सूट बूट में रहने वाले अफसर जो हैं वो भी आपको हमेशा किसी चीज में फंसते नजर नहीं आते, हमेशा अच्छे काम करते नजर आते, जबकि ऐसा होता नहीं है। और कई बार आप देखेंगे कि साधारण कपड़ों में रहने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी होता है, साधारण कपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी समाज सेवक होता है, साधारण कपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी समाज की भलाई के लिए श्रम दान करता है, पैसा दान करता है, दानी प्रवृत्ति का होता है। तो ये सारी प्रवृत्तियां कपड़ों से कभी डिसाइड नहीं होती, इसलिए वेशभूषा पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि ओवरऑल किसी के व्यक्तित्व के बारे में जजमेंट बनाना चाहिए। थैंक यू। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करेंगे। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही दुर्गम है। हम यहाँ अभी दिल्ली में हैं तो दिल्ली की भी अरावली पर्वत श्रेणी पे बसा हुआ एरिया है, लेकिन यहाँ पे जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो यहाँ उतनी ऊंचाई और तराई नहीं है। जबकि तिब्बत में बहुत, एक बार आप चढ़ते चढ़ते सीधे ऊंचाई पे जाएंगे, फिर नीचे तराई में उतरना पड़ता है। दुर्गम है, चारों तरफ निर्जन स्थान बहुत ज्यादा है। वहां पे लोग घने बसे हुए नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ कम संख्या में, जनसंख्या कम है, बहुत कम लोग वहां निवास करते हैं। इसके अलावा वहां थोंगला नाम की जगह है जो पहाड़ों पे बसा हुआ है। और थोंगला के प्राकृतिक दृश्य की बात करें तो वहां पे एक तरफ हिमालय है जो बर्फ की चादर से ढका हुआ है, तो दूसरी तरफ नंगे पहाड़ हैं। इसके अलावा एक तिंगड़ी नाम का जगह है जो कि मैदानी भाग है वहां का। और लेकिन वो उस मैदानी भाग की भी खासियत ये है कि वो भी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां पे एक देवालय भी बना हुआ है। तो ये आप तिब्बत की भौगोलिक स्थिति हो गई, जो कि निर्जन है, दुर्गम है, कठिन है, पहाड़ों से घिरा है, कहीं कहीं मैदानी भाग भी है, लोग कम हैं। तो ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति की चर्चा हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, ये आप खुद करेंगे। 12वां प्रश्न, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में भिन्न है? ये जो लहासा की ओर चैप्टर है, ये आपका जो है वो यात्रा वृतांत है। बाकी इसके अलावा जो आपके यहाँ चैप्टर आए हैं
वो है दो बैलों की कथा, जो कि कहानी है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। सांवले सपनों की याद संस्मरण है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जो कि एक रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते आपके निबंध हैं। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। एक कुत्ता और एक मैना एक निबंध है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से गद्य की अन्य विधाएं हैं, और भी बहुत सारी विधाएं, जैसे डायरी शैली हो गया, अन्य विधाएं हैं। तो उन सब पे चर्चा जब क्लास में होगी या जब उस पे कुछ वीडियो बनेगा तो बातें आएंगी। लेकिन इन सभी विधाओं में यात्रा वृत्तांत जो है सबसे ज्यादा जीवंत होता है, जिंदा दिल होता है, क्योंकि आंखों के सामने जो चीज देखा जाता है उसका सजीव चित्र भाषा के माध्यम से लेखक उपस्थित करने का प्रयास करता है, इसलिए वो अन्य रचनाओं से अलग है। इस तरह से आपका रचना और अभिव्यक्ति का खंड हो गया। अब 13वां प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, उसका उत्तर आप खुद करेंगे। 14वां प्रश्न जो है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आंचलिक शब्द है फड़ी, कलिंपोंग, चोंगी, खोटी, राहदारी, छंग, थोंगला, डारा, कुची कुची, लंकोर, कंडे, भीटा, थुकपा, गांव, गिराव, भड़िया, गंडा, तिंगड़ी, कंजूर आदि। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप स्वयं करने का प्रयास करें। पाठ्येतर सक्रियता भी बच्चों के लिए स्वयं है। अब शब्द संपदा से संबंधित जो शब्द दिए गए हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, और फिर भी इसके अलावा भी कोई शब्द अगर आपको कठिन लगे तो उसका आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। शुक्रिया। यहाँ पे यह वीडियो का आंसर समाप्त होता है। यह हमारे वीडियो का तीसरा भाग था इस पाठ का। तो इस तरह से लहासा की ओर पाठ हमारी तरफ से समाप्त होता है। कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी परेशानी हो तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया सभी का। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ते जाइए, और अपने साथियों को भी बोलिए जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।